हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दुर्खीम को मैंने इग्नू से कवर किया है और इससे पिछले वीडियोज़ में दुर्खीम ही चल रहे थे। तो दुर्खीम का नेक्स्ट टॉपिक है जो सामूहिक प्रतिनिधान का, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस का, वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और इससे पहले के टॉपिक जो हैं इससे पिछले वीडियो में दुर्खीम से रिलेटेड कवर किए जा चुके हैं। और आधार है, सोर्स है इग्नू ई नोट्स। और चूँकि इग्नू ई नोट्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है और मैंने अपने वीडियो का जो आधार बनाया है वो NTA-UGC नेट के सिलेबस को बनाया है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो थिंकर्स का पार्ट है वो पहले मैं कवर कर रही हूँ और उसमें 1 बाय 1 अभी दुर्खीम को कवर किया जा रहा है। हालांकि ये जिसमें भी इग्नू के नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं जिन भी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि UPSC मेंस, BPSC मेंस और UPPSC मेंस, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि जो इसमें दिया हुआ है नोट्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ और साथ में उसके साथ एनालिसिस भी जो हो सकता है वो बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको रिटन में भी हेल्प करते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्खीम का, सामूहिक प्रतिनिधान का। और दुर्खीम क्लासिकल थिंकर हैं, तो क्लासिकल थिंकर अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही आधार बनते हैं समाजशास्त्र के आगे की जो भी थ्योरी, जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनके लिए यही दुर्खीम, मार्क्स, वेबर और जो इनिशियल लेवल के जो भी इनिशियल में थिंकर्स रहे हैं उनकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो दुर्खीम, मार्क्स, वेबर यूनिट 1 में, NTA के सिलेबस में यूनिट 1 में क्लासिकल थिंकर्स के अंतर्गत पहले हैं, तो इसलिए मैं इनको पहले कवर कर रही हूँ। और बाकी के थिंकर्स के लिए भी मैं जो कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो भी हो सके नोट्स और उसके माध्यम से उसको कवर किया जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन पेज, यू कैन सी इट। थिंकर को शुरू करने से पहले ये चार्ट ग्राफ अपने दिमाग में रख लीजिए कि इन डायमेंशंस से थिंकर्स को, उनकी थ्योरीज़ को देखना होता है ताकि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो तुरंत आपकी तैयार होती जाएं। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, इसमें जो इसकी रूपरेखा दी गई है, तो पहले उद्देश्य प्रस्तावना, फिर समाज और व्यक्तिक चेतना, फिर सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्सेंस, और ये है सामूहिक प्रतिनिधान की संकल्पना क्या है। सामूहिक प्रतिनिधान में इसमें सारे डायमेंशन से बताया गया है। और अंतर्बोध और सामूहिक प्रतिनिधान से क्या तुलना है, और धर्म और सामूहिक प्रतिनिधान से। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। प्रस्तावना में दिया गया है कि इसमें समाजशास्त्र को विज्ञान की प्रस्तुति तक लाने का जो दुर्खीम का प्रयास रहा है और उनके विचारों में जो केंद्रीय मूल विषय रहे हैं, जिसमें सामूहिकता, जो कि व्यक्तियों के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की है कि सामूहिकता पर ज़्यादा विशेष बल दिया है, समाज को व्यक्ति से ऊपर माना है दुर्खीम ने। उसने व्यक्ति के संकल्प, इच्छा या इच्छा शक्ति के आधार पर बने समाज के सिद्धांतों को नकार कर सामाजिक समूह, समुदाय या समाज की सामूहिक प्रकृति से उत्पन्न हर सामाजिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को अपनाया है। ये कथन रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इस आधार पे समाज शास्त्र में अपने मतलब विचारों को रखा है। तो दुर्खीम, इसका आंसर होगा दुर्खीम कि संकल्प, इच्छा या इच्छा शक्ति के आधार पर बने समाज के सिद्धांतों को नकार कर एक सामाजिक समुदाय या समाज की सामूहिक प्रकृति से उत्पन्न हर सामाजिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को दुर्खीम द्वारा अपनाया गया है। और जो सामूहिक रिप्रेजेंटेशंस का सिद्धांत है अथवा सामूहिक प्रतिनिधान का दुर्खीम की अवधारणा है। ये भी क्वेश्चन कि ये अवधारणा किसकी है, तो दुर्खीम की अवधारणा है ये। और इसमें जो विभिन्न पहलू हैं उसकी नीचे चर्चा की गई है। समाज और व्यक्तिक चेतना के आधार पर जो दुर्खीम ने कहा है कि समाज की एक प्रकृति होती है जो अपने आप में विशिष्ट है, यह व्यक्ति की प्रकृति से भिन्न होती है। समाज उन लक्ष्यों की खोज में रहता है जो समाज विशेष से जुड़े होते हैं।
सामूहिक अस्तित्व का दबाव ऐसा है कि व्यक्तियों को अपने विशिष्ट स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दुर्खीम का जो सिद्धांत है सामाजिक तथ्य कैसे व्यक्तियों पर काम करता है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, ये बाध्य होता है व्यक्ति पर, ये हमेशा पहले से उपस्थित होता है और सुई जेनरस होता है। इसी संदर्भ में उनका कहना है कि सामूहिक अस्तित्व जो होता है इसका ऐसा दबाव होता है कि व्यक्तियों को अपने विशिष्ट स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। कई बार हम कुछ सोचते हैं व्यक्तिगत रूप में, हमारी सोच अलग होती है, लेकिन अगर सामूहिक सोच वैसी नहीं है तो व्यक्ति को अपनी सोच त्यागनी पड़ती है। यानी कि समाज ऊपर हो गया और व्यक्ति पीछे हो गया और सामूहिक रूप से जो कॉन्शियसनेस होगा वही सर्वोपरि हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। सामूहिक अस्तित्व का दबाव ऐसा होता है कि व्यक्तियों को अपने विशिष्ट स्वार्थों को छोड़ना ही पड़ता है। व्यक्तियों को कुछ किस्म की असुविधाओं या आत्मत्याग आदि को मानना होता है, जिसके बिना सामाजिक जीवन असंभव है, ऐसा दुर्खीम का मानना है। इस प्रकार ही समाज अपनी सामूहिकता की प्रकृति को व्यक्तियों पर लागू करता है। हमारे आचरण, व्यवहार, नियमों की अधीनता, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें बाध्यता ही तो है। यदि हम ना भी चाहें तो भी हमें अपनाना है और उसको आगे मान के चलना होता है। इसमें इसी बारे में चर्चा की गई है। और साथ में समाज व्यक्तियों के ऊपर नैतिक सत्ता का प्रयोग करता है। यह नैतिक सत्ता समाज को आदर व सम्मान देती है। विचार, विश्वास, भावनाएं आदि जिन्हें समाज व्यक्तियों पर लागू करता है समाज के उपादान हैं। मतलब समाज द्वारा जो दिए गए हैं विचार, विश्वास, भावनाएं, हम उसी हिसाब से अपनी धारणाओं को भी बना लेते हैं और वही हमारे ऊपर हम मानने के लिए बाध्यता होती है। ये नैतिकता की सत्ता एक तरह से स्थापित होती है हमारे विचारों पर, व्यवहार पर और भावनाओं पर। ऐसे विचार, विश्वास और नैतिक संहिताएं आदि सामूहिकता द्वारा ही अनुमोदित होते हैं। मतलब ये सामूहिक रूप से माना जा रहा होता है जिन विश्वासों, विचारों और नैतिकताओं को, उन्हीं को हमें भी अनुसरण करने के लिए बाध्यता की जाती है कि हम भी उसको माने ही माने। उसका उल्लंघन करना दंड का, मतलब कोई भी सदस्य होगा वो दंड का भागीदारी होता है। फिर हर समाज में अपने अपने मूल्य मान्यताएं होती हैं। यदि व्यक्ति उससे अलग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्रोही प्रवृत्ति कहते हैं। और फिर उसको समाज से कई बार क्या किया जाता है कि बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें यही सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत ही रखी गई हैं। इसी दिशा में उन्होंने एक पवित्र शब्द का धर्म के संदर्भ में किया है, पवित्र और अपवित्र का, कि जो वस्तुएं पवित्र उनको माना जाता है जिनसे सामूहिक रूप से एक आस्था जुड़ी होती है। और ये धार्मिक जैसे कि मत होते हैं। और उन्होंने एक टोटम का चिन्ह अरुंटा जनजाति में टोटम पाया कि कोई पक्षी या कोई भी पशु, कोई पक्षी, पशु, पेड़ पौधे टोटम का चिन्ह हो सकते हैं और उन्हें जो पूरा सामूहिक समूह मानता है वो सभी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। और ये व्यक्ति में क्या है, एकाएक भय और श्रद्धा की अनुभूति को भी प्रेरित करता है। पवित्र वस्तुओं के विपरीत साधारण लौकिक वस्तुएं भी हैं। इन वस्तुओं को वैसी श्रद्धा प्राप्त नहीं होती जैसी पवित्र वस्तुओं को दी गई है। जैसे भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो जो भी किसी भी धर्म में, हर धर्म में एक कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, प्लेस होता है या थिंग्स होती हैं जिनको वो पवित्र मानते हैं और जिनके खिलाफ अगर कोई भी अवहेलना करता है तो फिर उसको समाज में काफ़ी हे दृष्टि से देखा जाता है या दंडित किया जाता है। हर धर्म में ये चीज़ें हैं, हिंदू हो या इस्लाम हो, सभी में है, ईसाई में भी है, सब में ये चीज़ें हैं कि पवित्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो सब में है। इसके अतिरिक्त समाज लौकिक वस्तुओं को पवित्र वस्तुओं से अलग रखता है। दुर्खीम ने माना है कि पवित्र वस्तुएं वह होती हैं जो निषेधों और द्वारा सुरक्षित और अलग रखी जाती हैं। मतलब उनको समाज में आम नहीं किया जाता है पवित्र वस्तुओं को, वो खास स्थान, खास पर्व और खास उद्देश्य से ही उनको रखा जाता है। और लौकिक वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें सम्मान से वंचित किया गया है और साथ ही लोगों को इनसे दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। अंततः समाज में आचरण के नियम होते हैं जो विविध वस्तुओं के संबंध में लोगों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं।
जो समाज में सामूहिक रूप से आचरण के नियम माने जाते हैं पवित्र वस्तुओं के लिए, वही जो होते हैं हर व्यक्ति के व्यवहार को भी निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा दुर्कीम ने कहा है यहाँ पे। समाज व्यक्तियों से आत्मत्याग या प्रयासों को मांगने तक ही अपने को सीमित नहीं रखता है। समाज की सामूहिक ताकत व्यक्तियों से पूर्णतः बाहर नहीं है, यह व्यक्तियों पर पूर्णतः बाहर से कार्य नहीं करती। समाज व्यक्तिक चेतना में और व्यक्तिक चेतना द्वारा अपना अस्तित्व रखता है, इसलिए सामाजिक ताकत को व्यक्तियों के अंदर प्रवेश करना होता है और अपने को उनमें संगठित करना होता है। मतलब समाज व्यक्तियों से ही उनका जो आत्मत्याग है वो नहीं मांगता, यहीं तक सीमित नहीं रहता है, जबकि यह व्यक्तियों से पूर्णता मतलब सामूहिक ताकत बाहर रहती है, लेकिन व्यक्तियों पर पूर्णता बाहर से ये कार्य नहीं करती। सामाजिक व्यक्ति चेतना के अंदर जब बैठ जाती है, जब हमारे अंदर कोई बात बैठ जाती है कि हाँ ये वस्तु पवित्र है, तो हम अंदर से उसके लिए एक अलग ही भावना प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि इस वस्तु के लिए हमें पवित्रता की जो भावना है उसको हमें प्रतिपादित करना ही करना है, यानी उसको मानना ही मानना है। वो कॉन्शियसनेस में बैठ जाती है एक तरह से। यानी सिर्फ बाहर से ही नहीं लागू होती है, ये आंतरिक रूप से भी हमारे अंदर से इस चीज़ को करवाने के लिए लागू हो जाती है। ये इतनी प्रभावी होती है। और इस तरह से व्यक्ति चेतना सामूहिक चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि सामाजिक विश्वास, नैतिकता और नियम आदि व्यक्तियों द्वारा उन्नत किए गए और बढ़ाए गए हैं। यही कारण है, क्योंकि हमारे जब कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ बैठ जाएगी और हम उसको मान लेंगे कि यही सही है, तो जाहिर सी बात है हम औरों से भी अपेक्षा यही करेंगे कि वो भी इस चीज़ को अपने जहन में एक तरह से बिठा के चलें, और यही नियम है, यही आचरण हमें करना चाहिए जो सामूहिक रूप से मान्य हो। और फिर ये जब कॉन्शियसनेस में बैठ जाती है तो बाह्यता ही तक सीमित नहीं रह जाती, बाहर होता है, लेकिन अंदर से जब हम उस चीज़ को प्रतिपादित करने लगते हैं। इसी बारे में कहा है कि स्रोत को अकेले व्यक्तियों में ढूंढा या आरोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी सतत मान्यता यानी कॉन्टिन्यूटी होती है सामूहिक अस्तित्व में। फिर भी ऐसे विश्वास, विचार, भावनाएं आदि व्यक्तिक चेतना का स्थिर भाग होती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, पवित्र वस्तुओं के लिए जो भावना बनी और लौकिक वस्तुओं के लिए जो भावना बनी, वही सामूहिकता का प्रतिपादन करती हैं। और व्यक्ति का आत्मबोध जो होता है वो धर्म को समाज में मिला देता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अगर आत्मबोध जाग गया किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर वो क्या हो जाता है, सबकी भावना बन जाती है, और फिर वो धर्म के प्रति है तो धर्म समाज में मिला दिया जाता है, और यानी धर्म जो है सामाजिक विषय हो गया, व्यक्तिगत नहीं रह गया। ऐसा दुर्कीम का मानना है। और साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि यह प्रेम एवं सम्मान को लागू करता है और समाज को व्यक्ति के मानस में स्थान देता है। यह व्यक्तियों को उन चीज़ों से जोड़ता है जो उनकी पहुंच से परे हैं। दूसरी तरफ साधारण लौकिक वस्तुओं का संसार जो है, यह व्यक्तिगत सावयवों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यह उन सभी वस्तुओं को भी अभिव्यक्त करता है जिससे व्यक्ति प्रत्यक्षता संबंधित है। यह मनुष्यों के साधारण जीवन से संबंध होता है। इसमें दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या शामिल होती है। इस प्रकार व्यक्तिक चेतना को समाज से दो तरह के स्वरूप, पवित्र और लौकिक, मिलते हैं। यहीं से दो स्वरूप मिल जाते हैं, पवित्र होता है, एक विशेष होता है, और एक लौकिक। ये पवित्र जो है धर्म का परिचायक होता है, धार्मिक चीज़ों का, और लौकिक दिनचर्या का, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और जिन आधारों पर चलते हैं उसको हम लौकिक कहते हैं। समाज और व्यक्तिक चेतना पर तथा पवित्र एवं लौकिक की अवधारणा पर दुर्कीम ने जो विचार दिए हैं उसको इसमें दिया गया है, विचार करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आते हैं सामूहिक चेतना पर। इस पे दुर्कीम ने क्या कहा है कि दुर्कीम के चिंतन में सामूहिक चेतना की धारणा सबसे ऊपर है। जैसे सामूहिक चेतना की धारणा क्यों ऊपर है, क्योंकि दुर्कीम की दृष्टि में समाज सबसे ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर समाज है, और जो समाज में प्रचलित मूल्य मानदंड है वही दुर्कीम के लिए सर्वोपरि है। इसलिए सामूहिक चेतना भी सर्वोपरि है, क्योंकि सामूहिक रूप से कॉन्शियसनेस है किसी चीज़ को लेके, यानी उसको आंतरिक मन से अपना लिया गया हो, ये है मतलब सामूहिक चेतना का। तो दुर्कीम ने जो कहा है सामूहिक चेतना के बारे में वर्णन किया है कि समाज के अधिकांश सदस्यों की मान्यता
जो सामान्य भावनाओं और विश्वासों के रूप में किया जाता है। इन विश्वासों और भावनाओं की जो व्यवस्था का अपना स्वयं का एक जीवन है, इसका पूरे समाज में अस्तित्व बना हुआ है, इसका विशिष्ट स्वरूप है जो इसे एक वास्तविकता प्रदान करता है। सामूहिक चेतना उन विषयों दशाओं से स्वतंत्र है जिनमें व्यक्तियों को रखा गया है। क्या माना है दुर्खीम ने? सामूहिक चेतना दशाओं, विशेष दशाओं से भी स्वतंत्र है जिनमें व्यक्तियों को रखा गया है। यह एक समाज के संपूर्ण क्षेत्र, बड़े और छोटे कस्बों एवं गांवों में फैली हुई है। यह सभी व्यवसायों और पेशों आदि में सामान्य है। यह विभिन्न पीढ़ियों से जोड़ती है। व्यक्ति समाज में आते हैं और चले जाते हैं, जबकि सामूहिक चेतना निरंतर बनी रहती है। यद्यपि सामूहिक चेतना केवल व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित होती है, लेकिन इसकी सीमा जो होती है व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे उच्च स्तर पर क्रियान्वित होती है। मतलब इसका क्या है कहने का, कि सामूहिक चेतना क्या है तो निर्मित व्यक्तियों द्वारा ही, परंतु क्या है कि व्यक्ति आता है और चला जाता है, लेकिन इसकी जड़ें क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। जैसे कि धर्म को लेके ही मान लेते हैं हम, धर्म पहले से आ रहा है और उसके बारे में जो भी मान्यताएं थी आज तक बनी हुई हैं। कैसे? क्योंकि वो सामूहिक एक तरह से चेतना में है, सामूहिक आंतरिक मन में है, और उसको हम समूह में प्रदर्शित करते हैं कि इस चीज़ को लेके ये धारणा है। मान लीजिए श्रीफल है, श्रीफल पूजा पे चढ़ाया जाता है, ये हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी वही भावना है और साउथ इंडिया में भी यही भावना है। यानी ये क्या हो गया, हिंदू धर्म में एक लौकिक वस्तु, अगर हम उदाहरण ले लें कुछ चीज़ों का, लौकिकता का, पवित्र वस्तु का, तो श्रीफल एक पवित्र वस्तु है जो ईश्वर को समर्पित है। तो एक तरह से क्या हो गया, सामूहिक चेतना हो गई यहाँ पे लोगों की, कि बनाया किसी व्यक्ति ने ही चढ़ाया उसे पहली बार, ठीक है, फिर लेकिन उसको बनाया किसने, सामूहिक चेतना किसने बनाया, व्यक्तियों ने मिलकर बनाया, सबने अपना लिया उसको आंतरिक रूप से, यानी पवित्र वस्तु मान लिया। तो इस तरह से होती है सामूहिक चेतना, अपना काम करती है और संपूर्ण क्षेत्र में कैसे वो विस्तृत होती है, कैसे फैल जाती है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरह से जो इसमें दिया हुआ है उसके आधार पे बताऊँ, इसी तरह आपका इग्नू नोट्स भी कवर हो जाए। इग्नू नोट्स थोड़ा टाइम लगता है कवर करने में। इस तरह से अगर मुझे शॉर्टकट नोट्स बना के देना होता तो उसमें टाइम कम लगता, लेकिन मैं एज इट इज़ सोर्स आपके सामने रख रही हूँ, ताकि अगर मेरी दृष्टि से कोई चीज़ रह जाती है तो हो सकता है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपके सामने आ जाए कुछ चीज़ें। अब बताया इन्होंने, दुर्खीम ने, विस्तार एवं ताकत के अर्थ में सामूहिक चेतना को, कि एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न कैसे होती है। जैसे कि मान लेते हैं अल्पविकसित समाज में क्या होगा और विकसित समाजों में क्या होगा। तो यहाँ उन्होंने ऐसे ही रखा है कि अल्पविकसित समाजों में सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना को अपने अंदर ही समाविष्ट कर लेती है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेती है। प्रकार के समाजों में सामूहिक चेतना का विस्तार स्पष्ट एवं सर्वव्यापी होता है। उदाहरण, आदिम समाजों में प्रचलित सामाजिक नियंत्रण और निषेध व्यक्तिगत सदस्यों के ऊपर दृढ़तम रूप से आरोपित होते हैं। मतलब कि जो आदिम समाज था, जो सरल समाज जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही कठोर तरीके से सब पे लागू होता है, सदस्यों पे, सभी समाज के सदस्यों पे, और इसका वर्चस्व होता है सब पर सामूहिक चेतना का। सामूहिक चेतना ही जो व्यक्तियों के अस्तित्व को नियंत्रित भी करती है और परस्पर अनुभव की गई सामूहिक भावनाओं में अत्यधिक ताकत होती है, तथा निषेधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोर दंड के रूप में प्रतिबिंबित होती है। वहाँ पे ऐसे समाजों में क्या होता है, अगर छोटे से अपराध भी हो गए तो उसकी जो सज़ा होती है बहुत ही कठोर होती है, और वो चूँकि सामूहिक चेतना से ही निकली हुई उपजी हुई होती है, तो इसलिए उसकी जो लागू करने की वो होती है एफिशिएंसी बहुत तीव्र होती है। सामूहिक चेतना, एक समाज की सामूहिक चेतना जितनी दृढ़तर होगी, उतना ही व्यापक अपराध के विरोध में अन्य किसी सामाजिक आदेश के उल्लंघन पर आक्रोश होगा। यानी किसी भी तरह का अगर सामाजिक उल्लंघन हुआ सामाजिक नियमों का, तो उसके प्रति लोगों में जो आक्रोश फैलेगा बहुत ज़्यादा फैलेगा, यानी बहुत ही कट्टरता होती है ऐसे समाजों में किसी भी सामूहिक चेतना के प्रति। कोई एक बात है जो सामूहिक चेतना का प्रतीक है, तो अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति, कोई सदस्य गया, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो बहुत सख्त होगी। अगर सख्त नहीं होती है तो उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसका आक्रोश भी बहुत भयानक रूप ले सकता है। सामूहिक चेतना एक समाज की संबद्धता है, एकीकरण या पूर्ण एकता को भी दर्शाती है।
ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें कही गई हैं सामूहिक चेतना के बारे में, और कैसे इसका विस्तार है, कैसे इसकी ताकत है समाज में, अलग अलग समाजों में। आदिम समाजों में सामूहिक चेतना सबसे दृढ़तम और पूर्ण रूप से अंगीकृत है, जबकि विकसित समाजों में क्या है कि व्यक्तियों के बीच अधिकांश विभेदीकरण हो जाता है। यहाँ जैसे अभी का जो समाज चल रहा है क्या है, बहुत ज़्यादा विभेदीकृत है। सबका अपना अपना व्यक्तिगत सोच है, सबके अपने अपने अलग अलग व्यवहार हैं, समाज है, अलग आस्था का विषय है। तो अभी का समाज कितना विभेदीकृत है, मतलब अब ये हमारी संस्कृति भी इतनी विविधतापूर्ण है। अगर हम चाहें भी तो क्या आदिम समाज की तरह नियमों को, सामूहिक प्रतिनिधान के कानून को लागू कर सकते हैं? सामूहिक चेतना नहीं है। हर समाज की अलग अलग सामूहिक चेतना है यहाँ पे। जैसे जो भी संस्कृति के लोग होंगे उनकी एक सामूहिक चेतना वहाँ काम करती है। अगर पूरे राष्ट्र की बात करें तो एक सामूहिक चेतना क्या है? राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के साथ चलना है। राष्ट्र में जो संविधान लागू किया गया है उन संविधान के मूल्यों को मानना है, ये है सामूहिक चेतना का विषय राष्ट्र को लेकर। लेकिन अगर समाज के अंदर हम जाते हैं तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो भी समाज के धर्म के लोग हैं, अलग अलग विविधतापूर्ण संस्कृति के लोग हैं, उनका जो सामूहिक वो है चेतना वो अलग है। तो इसलिए ये इतना विभेदीकृत हो गया है आपका समाज कि अधिकतर परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के या अपने समूह की प्राथमिकताओं के अनुसार विश्वास करने, इच्छा करने और कार्य करने के लिए अधिकाधिक स्वतंत्र होता है। इस प्रकार सामूहिक चेतना के प्रभाव का क्षेत्र घट जाता है। यानी क्या, दो तरह का जो समाज दुर्खीम ने बताया था, एक तरह से जो सॉलिडरिटी की अवधारणा है, इसी से फिर बाद में निकल के आई है, उसी में कुछ आधार यहाँ से भी लिए हैं इन्होंने, मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल आदिम समाज का वो है उदाहरण, और जो सावयी समाज है, जो वर्तमान में समाज, आधुनिक समाज है, ये उसका उदाहरण है कि कैसे वहाँ पे काम करता है। तो एक ये भी उनका एक घटक है, सामूहिक चेतना भी, ये भी एक आधार आगे के थ्योरीज में बना है उनका। तो ये तो सामूहिक चेतना के बारे में, क्या क्या कैसे कमज़ोर कब होगी, कब मजबूत होगी, कैसे समाज में यानी अल्प विकसित समाजों में सामूहिक चेतना बहुत ही मजबूत होती है, और यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे विकसित समाजों में कम होती जाती है क्योंकि विभेदीकृत समाज है। और निषेधों आदि के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा का प्रयोग और विकास मूलतः अपने प्रथम कार्य समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1895 में किया। यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा हल्का सा, ये सेक्शन है 1895 है, ये इम्पॉर्टेंट है कि सामूहिक चेतना की अवधारणा का प्रयोग उन्होंने अपने प्रथम कार्य समाज में श्रम विभाजन यानी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1895 में किया। सामूहिक चेतना की क्षमता का वर्णन सामाजिक एकता की प्रकृति के साथ किया जाएगा, आगे किया जाएगा इसके बारे में। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके लिए, सामूहिक चेतना को समझने के लिए देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्लाइड चला दे रही हूँ। अब है सामूहिक प्रतिनिधान की संकल्पना। अभी था सामूहिक चेतना की और अब है सामूहिक प्रतिनिधान की। तो दुर्खीम ने सभी समाजों में सामूहिक विश्वासों और भावनाओं और विशेषकर नैतिकता और धर्म की भूमिका को देखा है। मतलब हर समाज में उन्होंने जिन आधारों पर विश्लेषण किया है, एक तो वहाँ पे प्रचलित भावनाएं और विश्वास क्या हैं, फिर साथ में उसमें नैतिकता का क्या मानक है और धर्म के लिए उनकी क्या सोच है वहाँ के सदस्यों की। तो इन्हीं आधारों पे उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। इन्हीं आधार पे उन्होंने विश्लेषित किया है कि कैसे मन में बिठाए गए और कैसे ये समाज के ऊपर नियंत्रण करते हैं, ये कैसे समाज द्वारा प्रभावित होते हैं और बदले में कैसे सामाजिक जीवन के अन्य रूपों को प्रभावित करते हैं। एक समाज की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान सामूहिक विश्वास एवं भावनाएं कैसे बदलती हैं, इसी का सबका उत्तर सामूहिक प्रतिनिधान के सिद्धांत में उन्होंने कोशिश की है देने की। इन्हीं सब प्रश्नों का खोजा है उसी में कि दुर्खीम के सामाजिक सिद्धांत का एक प्रमुख योगदान सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा पर। दुर्खीम के बाद के कार्य 1897 और उसके बाद में सामूहिक प्रतिनिधान को एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान का प्रथम परिभाषा किस में दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक प्रतिनिधान की परिभाषा आत्महत्या में इन्होंने बताई है।
कि वास्तव में सामाजिक जीवन प्रतीकों का बना हुआ है। एक वस्तु और उसे देखने के ढंग के बीच जो अंतर होता है, सामान्यतः एक समाज में ढंग विशेष से उसका वर्णन होता है और इसका अर्थ समझा जाता है। वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जाता है और अभिप्रायों के संबंध में एक शब्द को एक अर्थ दिया जाता है। वस्तु या शब्द को इस प्रकार निरूपित किया जाता है कि एक वैज्ञानिक के लिए पानी का जो प्रतीक H2O फार्मूला है, चिकित्सक के लिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान बुखार का प्रतीक है। इसी प्रकार धर्म के संदर्भ में एक पत्थर का टुकड़ा महादेव का प्रतीक हो सकता है। इसी तरह जो जैसे हर देश का एक प्रतीक होता है, झंडे के रूप में हर देश ने एक प्रतीक चिन्ह माना है, यानी वो जो प्रतीक चिन्ह है वो उस देश का सूचक है, यानी वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी तरह इन्होंने माना है कि हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ का एक जो अभिप्राय होता है वो जुड़ा होता है किसी ना किसी से और वो किसी को प्रस्तुत करता है। यही यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जैसे अगर गेम में ही मान लें तो किसी का जो कलर रंग के आधार पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और भी उसमें टीमों का भी जैसे टीमों की टी शर्ट्स होती हैं, अलग अलग होती हैं कलर की, उसके आधार पर उस टीम को हम करते हैं कि इस टीम की ये कलर की टी शर्ट है तो ये टीम है। पीछे से भी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, यानी वो सामूहिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। यहाँ उन्होंने कहा है कि सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक चेतना की वह स्थिति है जिनकी प्रकृति वैयक्तिक चेतना की स्थिति से भिन्न है। ये ऐसे ढंग को अभिव्यक्त करते हैं जिसमें एक समूह के लोग अपने को वस्तुओं के रूप में प्रकट करते हैं तथा सामाजिक समूह को प्रभावित करते हैं। सामाजिक जीवन की ओर उन्मुखता से सामूहिक प्रतिनिधान निर्मित हुए हैं। ये समाज से जुड़े हैं तथा कुछ अर्थ में समाज के बारे में हैं, यानी जैसा समाज होगा वहाँ के प्रतीक भी वैसे ही निर्मित होंगे। जहाँ की जैसी संस्कृति, जैसी सोच लोगों की होगी, मूल्य मानदंड होंगे, विचारधाराएं होंगी, उसी के अनुसार ही सब कुछ डेवलप होगा और वही सामूहिक प्रतिनिधान में जो मतलब सामूहिक प्रतिनिधान बनेगा वो समाज को एक तरह से अभिव्यक्त करेगा। फिर है व्यक्तिक प्रतिनिधान। इसके बारे में क्या कहा है दुर्खीम ने? सामूहिक प्रतिनिधान की स्वतंत्र यथार्थता को महत्व दिया है। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिक प्रतिनिधान का भी उदाहरण लिया है। व्यक्तिक प्रतिनिधान का आधार शरीर की मस्तिष्क की कोशिकाओं की तरह है। व्यक्तिक प्रतिनिधान इस आधार की संयुक्त क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, लेकिन आधार के संगठन भागों के संदर्भ में इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और फिर कहा है कि वास्तव में व्यक्तिक प्रतिनिधान की अपनी स्वयं की विशेषताएं हैं और आधार से स्वतंत्र इनकी सापेक्ष स्वायत्तता होती है। पुनः विभिन्न व्यक्तिक प्रतिनिधान जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से हैं एक दूसरे को प्रत्यक्षता प्रभावित कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मतलब इनका मतलब है कहने का कि जो सामूहिक प्रतिनिधान की स्वतंत्र यथार्थता को महत्व दिया है दुर्खीम ने, उस तरह से व्यक्तिक प्रतिनिधान को मतलब वो ये मानते हैं कि वो एक व्यक्ति का ही खाली मतलब जो भी प्रतिनिधित्व करता है वो सिर्फ व्यक्तिगत आधार पर करता है और इनकी सापेक्ष स्वायत्तता होती है, स्वयं की इनकी खुद की विशेषताओं के आधार पर, ये अपने आधार पर ही स्वतंत्र इनकी सापेक्ष स्वायत्तता होती है। ऐसा उन्होंने माना है कि इनकी सापेक्ष स्वतंत्रता होती है। और अगर ये यहाँ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों से व्यक्तिक प्रतिनिधान में, तो ये प्रत्यक्षता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब बताया कि सामूहिक प्रतिनिधान बनने की कैसे प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। दुर्खीम के शब्दों में बताऊं मैं। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान संबंध व्यक्तियों से बने आधार से निरूपित होते हैं। यानी संबंध क्या है? व्यक्तियों से मिलकर ही बना है, तो किसके आधार पर सामूहिक प्रतिनिधान निर्धारित होगा? यानी संबंध जो है व्यक्तियों के मध्य का, उसके आधार पर सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्त होता है, निरूपित होता है, ऐसा दुर्खीम का मानना है। लेकिन इन्हें अलग अलग व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता, ना ही उनके संदर्भ में इनकी पूर्णतः व्याख्या की जा सकती। यानी अगर हम जैसे व्यक्तियों का संबंध है, लेकिन अगर हम उनको अलग अलग करके उसकी व्याख्या करना चाहें तो ऐसा नहीं है। उसको सामूहिक रूप से यानी एक दूसरे से पारस्परिक देख के ही करेंगे, सामूहिक रूप से ही करेंगे, व्यक्तिगत रूप से हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते।
इनका स्वयं का यानी ये सुई जनरस होते हैं, स्वतः उत्पन्न हुए होते हैं, स्वनिर्मित होते हैं। और सामूहिक प्रतिनिधान के मूल और आधारभूत स्वरूप जो होते हैं उनमें उनकी उत्पत्ति के चिन्ह भी अंकित होते हैं कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किन आधारों पर उत्पन्न हुआ है। और इस तरह संबद्ध व्यक्तियों की प्रकृति से सामाजिक चेतना के मूल विषय का घनिष्ठ संबंध होता है। यह आधार सामाजिक तत्वों की प्रकृति व संख्या, उनके सम्मिलित होने की पद्धति और भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उनके वितरण आदि से निर्धारित होता है। मतलब कि अगर हम हिमाचल की बात कर लें या उत्तरांचल की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो वहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता होगी, लोगों की जो विचारधारा होगी वो अलग होगी। और वो क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएं भी अलग है, यानी उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र को भी माना है कि वहाँ से भी जो तत्व उत्पन्न होते हैं उसके कारण जो पद्धति निकलती है वो अलग होती है, वहाँ की वो विशेष होती है। लेकिन जब प्रतिनिधानों का मूल आधार बन जाता है तो ये आंशिक रूप से स्वायत्त वास्तविकताएं बन जाते हैं। तब इनका अपना ही अस्तित्व होता है जिसमें एक दूसरे को आकर्षित व विकर्षित करने की शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त ये वास्तविकताएं सभी प्रकार से समन्वित होती रहती हैं, जिससे नए नए सामूहिक विधान निर्मित होते हैं। जैसे कि दुर्खिम ने माना है, मिथकों, दंतकथाओं, धार्मिक अवधारणाओं और धार्मिक संप्रदायों आदि के अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है। वे कालांतर में संयुक्त एवं पृथक रूप से जटिल विश्वासों, मूल्यों और नैतिकताओं आदि या अवधारणाओं या विचार की श्रेणियों में रूपांतरित होते रहते हैं। जैसे देखते हैं दंत कथाएं जो भी होती हैं, पहले की जो बातें हैं सामाजिक रूप से, वो दंत कथाओं के माध्यम से आज भी समाज में उपलब्ध हैं। और उसके लिए भी लोगों के मन में जो एक अलग अभिव्यक्ति है, सब सामूहिक रूप से एक अभिव्यक्ति झलकती है उस चीज़ को लेके, उस परंपरा को लेके, तो आज भी उसकी अभिव्यक्ति जीवित है। किसके माध्यम से? मिथकों। और हम बहुत सारी चीज़ें मिथकों में जीवंत हैं कि हाँ, कोई भी रीति रिवाज या परंपरा जिसको हमने अपनाया है, ये सोच के नहीं अपनाया है कि आज प्रासंगिक है कि नहीं, क्योंकि वो पहले से परंपरा चली आ रही है और सामूहिक रूप से वो मान्य है, इसलिए हम लोगों ने उसको भी अपनाया है। तो इन्हीं आधारों पर बताया है दुर्खिम ने कि कैसे इनका जो आगे की तरफ जो हस्तांतरण होता है किन किन आधारों पे होता है, जो बनती हैं प्रक्रियाएं, कैसे सामूहिक प्रतिनिधित्व बनता है कि नए नए विचार कुछ होंगे और उसको अगर सामूहिक रूप से लोग उसको ही अभिव्यक्त करने लगेंगे और मान्य भी हो जाएगा वो, तो अवधारणा बन जाएगा। अवधारणा बन जाएगा तो वो एक तरह से सामूहिक प्रतिनिधान ही बन जाएगा। अब है नेक्स्ट है अंतःबोध और सामूहिक प्रतिनिधान। इसके बारे में इसमें जो कहा गया है कि वस्तुओं के लक्षणों को ग्रहण करने और जानने की प्रक्रिया को बोध कहते हैं। यानी हम किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो हमारा बोध हो गया, और उसको ग्रहण भी कर पा रहे हैं कि हाँ यही चीज़ है ये, तो वो हमारा उस तरह से जब बोध जगेगा तो उसको कहेंगे कि वस्तुओं के लक्षणों को ग्रहण करने और जानने की प्रक्रिया को बोध कहते हैं। या एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने इर्द गिर्द की घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामूहिक स्थितियों में लोग इन घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, इस प्रकार एक दूसरे की जागरूकता को बढ़ाते हैं। इस तरह मानसिक आदान प्रदान से विचार प्रतीक का रूप धारण कर लेते हैं जिन्हें स्वीकृति और मान्यता दी जाने लगती है। अतः सामूहिक प्रतिनिधान या तो एक अवधारणा है या एक विचार की एक श्रेणी जिसको अधिकांश लोग लगभग एक ही तरह से समझते हैं। इससे लोगों में प्रभावशाली संपर्क संभव होते हैं। जैसे इसका यहाँ पे इस पैरा का कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी अगर सामूहिक प्रतिनिधान डेवलप हो रहा है तो उसमें हमारे अंतःकरण पे भी निर्भर करता है कि हमने उसको आंतरिक रूप से स्वीकृति दी है, तभी वो सामूहिक प्रतिनिधान बना है। और उसमें मैक्सिमम लोगों ने उसको स्वीकृति दे दी है तो वो पूरे समाज के स्तर पर बन गया है। किसी भी विचारधारा को हो जाए या विचारों का प्रतीक हो जाए, मान लीजिए एक तरह की विचारधारा के लोग हैं कि हाँ लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं उसमें हमें जनता को अधिक वरीयता दी जाती है। तो अगर हम जनता को वरीयता वाली सोच पर चलेंगे कि हाँ लोकतांत्रिक मूल्य अधिक सर्वोपरि हैं अन्य जो विचारधारा है उनके तुलना में, तो अब इसको मानने वाले जितने लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, तो वो हो जाएगा एक तरह से सभी लोकतंत्र को उसी रूप में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
अब इसमें आगे है, संयुक्त रूप से निर्मित व विकसित होने के कारण इन सामूहिक प्रतीकों को अपनी एक शक्ति होती है। क्योंकि अधिकतम लोगों की जब जनसंख्या उसको मानने लगती है तो जाहिर सी बात है उस विचार को एक शक्ति भी मिल जाती है। आज अगर पहले लोकतांत्रिक मूल्य नहीं थे, पहले राजा महाराजाओं का शासन था, ठीक है, उसके बाद ये जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात थी, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात थी। तो वहाँ से क्या हुआ कि अब जो है हमारे देश में लोकतांत्रिक रूप से लोगों ने उसको, जबकि छोटे छोटे हमारे यहाँ बहुत सारे उस समय जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले से ही छोटे छोटे राज महाराजा होते थे, अपना वो छोटा से क्षेत्र को ही राज्य घोषित करते थे। लेकिन जब देश बना, एक देश पूरा सामूहिक रूप से उस चीज़ को यानी एक नेशन, वन नेशन को सबने पहले माना, ठीक है, फिर संविधान को सबने अनुसरण किया, ये भी एक विचारधारा थी संविधान के लिए जो थी, जो लिखी गई उसमें, और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। तो इसके लिए भी सबका सर्वमत होना बहुत ज़रूरी था, तो सर्व रूप से सर्वमत होकर माना गया, तो ये भी एक तरह से सामूहिक प्रतिनिधान हो गया और इस तरह से इसको भी शक्तियाँ मिल गई। ये व्यक्ति विशेष या समूह के विचार से स्वतंत्र होते हैं, इनका व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव होता है या समाज पर भी समुचित प्रभाव बनाए रखते हैं। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण पहले भी दिया था कि राष्ट्रीय झंडा को सामूहिक प्रतिनिधान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रतीक होता है। जैसे कि पवित्र ग्रंथों को भी हम धार्मिक प्रतिनिधान के अंतर्गत रख सकते हैं, बाइबल हो गया, रामायण हो गया या गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इन सबको सामूहिक रूप से एक सम्मान मिलता है, एक सामूहिक रूप से इसको एक पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ माना गया है, इसलिए सबका इसके लिए वही धारणा है, वही भावना है सबकी। अब इस पैराग्राफ में यहाँ पे इसी अवधारणा को विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है कि कैसे ये चीज़ जो डेवलप होती है, अंतःकरण जो होता है, मतलब अंतःकरण सामूहिक प्रतिनिधान जो अवधारणा है, अंतःबोध में जब आता है ये, तो इसको कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं कि हम पहले उसको अनुभूति कर लें, यानी अपने इंद्रिय जन यानी सेंसुअल सेंस में आ जाए वो चीज़, संवेदना में वो चीज़ शामिल हो जाए, उस चीज़ के लिए हमारे अंदर से संवेदना आने लग जाए, तो फिर उसके बाद अनुभव बोध हो जाए उससे, या कल्पनाओं आदि से विचार की अवधारणाएं, मतलब कि उसमें अगर विपरीत हैं विचार, थॉट की अवधारणाएं विपरीत हैं प्रतिनिधान जैसे संवेदनाएं, इससे इंद्रियजन प्रतिनिधान वाली विचार की अवधारणाएं एक अनंत प्रवाह में बहती हैं। ये एक दूसरे के बाद नदी की लहरों की भांति आती है, कुछ समय के लिए भी ये स्थिर रूप में नहीं रहती, या कभी निश्चित नहीं होता है कि जैसा हमने पहली बार इसका अनुभव किया उसी तरह का अनुभव बोध पुनः प्राप्त हो। दूसरी ओर अवधारणा का एक विशिष्ट स्थिर अस्तित्व होता है, अवधारणा स्वयं नहीं बदलती और किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, या तभी बदलती है जब समाज इसमें कुछ त्रुटि पाता है और इसमें सुधार करता है। यानी हमने जो भी अवधारणा, जो भी विचार को मान लिया है, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा, मतलब बदलना तो नहीं चाहती है, लेकिन अगर कुछ त्रुटि मिल जाए तो सुधार करते हैं हम उसको और उसमें परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में सोचते हैं कि अवधारणाओं को ऐसी व्यवस्था की अभिव्यक्ति उनकी मातृभाषा की शब्दावली में देखने को मिलती है। प्रत्येक शब्द एक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। भाषा का स्थायी अस्तित्व होता है, भाषा बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होती है, यही स्थिति अवधारणात्मक व्यवस्था के साथ भी है। यानी भाषा क्या है, भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जाती है। उसी तरह क्या होता है कि अवधारणा भी क्या होता है, एक से दूसरे में जाती रहती है। तो इसको जो है कि इसकी जो स्थिति अवधारणात्मक व्यवस्था के साथ भी भाषा वाली जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाती है कि भाषा जैसे एक पीढ़ी से, तो इसलिए अवधारणा भी समाज में जड़ें अपनी बना लेती है और सम्मान हो जाती है, तो उसको बदलना भी बहुत मुश्किल होता है एक बार अगर अवधारणा सबकी आंतरिक मन में बैठ गई तो, इसलिए इसको कहा गया ऐसा। यहाँ पे यही बताया गया है कि सामूहिक प्रतिनिधान और अंतःबोध में कैसे संबंध बनते हैं, कि कैसे अंतःकरण होता है किसी विचार का और उसके बाद वो अवधारणा के रूप में, और फिर स्वयं नहीं बदलती है और किसी भी परिवर्तन का वह प्रतिरोध करती है। जब कोई त्रुटि आती है समाज में तो ही वह अवधारणा परिवर्तित हो सकती है।
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर बताया जाए यहाँ पे, तो चूँकि सर्वमान होती है सभी जगह पे, वही सर्वव्यापी होती है वही अवधारणा, तो इसलिए उसके वैज्ञानिक जो भी तथ्य होते हैं वो सभी जगह सर्वमान एक ही रूप में होते हैं। उसी तथ्य जैसे जिस रूप में वो होता है, जैसे जल है, जल का फॉर्मूला H2O है, तो वो पूरे यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो एक तरह से सभी जगह वही मान्य है, सर्वमान्य, सबने उसी को माना है। तो ऐसे ही अवधारणा भी होती है कि सर्वव्यापी होने की उसकी क्षमता होती है। और यह भी संभव है कि व्यक्ति किसी अवधारणा को दूसरों के साथ भी अभिव्यक्त करे। लोगों के बीच संपर्क एक अवधारणा द्वारा स्थापित होता है। मतलब अवधारणा क्या है, मान लीजिए हम एक अवधारणा पे चल रहे हैं कि हमारी ऐसी अवधारणा है, हमारी लोकतांत्रिक अवधारणा, ठीक है। हम उसी देश से संपर्क रखेंगे, उसी देश के साथ अपने आप को जोड़ेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते होंगे। जैसे अमेरिका हो गया, भारत और अमेरिका की दोस्ती इन्हीं कारणों से अब ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक अवधारणा उनके बीच में काम कर रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर। और फिर एक है अनुभव बोध, सेंसेशन। व्यक्ति की जैविक रचना और व्यक्तित्व से संबंधित होता है, या ना तो अलग किया जा सकता और ना ही दूसरे व्यक्तियों को दिया जा सकता है।